हेलो दोस्तों। आज रात हम शुरू करते हैं प्राचीन रोम की एक बेहद अजीब नौकरी से, ऑर्जी प्लानर। हां, सही सुना आपने। किसी को शराब का इंतजाम करना होता था, अंगूरों की निगरानी करनी होती थी, मनोरंजन तय करना होता था और यह सुनिश्चित करना होता था कि कोई गलती से अपनी सांस को न ले आए। यह सुनने में भले ही मजाक या अय्याशी लगे, लेकिन रोम की दावतें केवल मौज मस्ती के लिए नहीं होती थीं। ये शक्ति, प्रतिष्ठा, संबंध बनाने और हां, थोड़ी बहुत नग्नता का भी मामला था। तो आराम से बैठ जाइए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब लाइट धीमी कर दीजिए, पंखा चला दीजिए ताकि हल्की सी आवाज आती रहे। और चलिए, आज रात की इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं। आपकी आंखें सूरज उगने से पहले ही खुल जाती हैं। वजह अनुशासन नहीं है, घबराहट है। आप आज रात की खास रोमानी ओर्जी के आयोजक हैं, यानी आज सुबह के नाश्ते से पहले ही आपके दिमाग में 17 मुसीबतें घूम रही हैं। आपकी नींद की चटाई अभी भी गर्म है, आपकी ट्यूनिक मुड़ी हुई है और कोई दरवाजे के नीचे पहले ही एक स्क्रॉल घुसा चुका है। आप उस स्क्रॉल को ऐसे खोलते हैं जैसे कोई सिपाही युद्ध का बुलावा पड़ रहा हो। यह संदेश आपके मालिक की पत्नी का है। वह याद दिला रही है कि पिछली बार गुलाब की पंखुड़ियां पीली थीं, लाल नहीं, और मेहमानों ने नोट किया था। आपने अभी तक जौ का दलिया भी नहीं खाया और बाहर रोम की गलियां बस जाग ही रही हैं। लेकिन आप तो पहले से ही मन आग के गोले उछाल रहे हैं। आज की मेहमान सूची में हैं सीनेटर, कलाकार, दार्शनिक, 2 वेश्याएं जो एक दूसरे से नफरत करती हैं और शायद कोई शाही परिवार का सदस्य। हां, कोई यह नहीं बताता कि कौन। हो सकता है कोई चचेरा भाई हो या खुद कैलिगुल्ला। किसी भी हालत में अगर किसी के मोर को सही तरीके से दुलारा नहीं गया तो दोष आपका ही होगा। आप सैंडल पहनते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छे रोमानी ओर्जी प्लानर की तरह, डर और क्लिपबोर्ड के साथ। सबसे पहले स्टाफ की चिंता। आपने कल ही लड़कों को भेजा था, बांसुरी बजाने वाली लड़कियां, नर्तकियां, एक वीणा वादक और एक ऐसा आदमी बुक करने के लिए जो अपने पैरों पर अंजीर की थाली लेकर हाथों पर चलता है। पर अब तक किसी की पुष्टि नहीं आई। आपको शक है कि इनमें से कम 2 अभी भी सबुरा की गलियों में नशे में पड़े हैं। अब बात करते हैं खाने की। आपने ओनेस्टर, शहद में भुने हुए डोरमाइस, चूहे जैसे जीव, अंजीर, खजूर, जैतून और कुछ संदिग्ध मांस मंगवाए हैं जो शायद पूर्वी प्रांतों से आए हैं। सब कुछ ताजा आना चाहिए, या कम से कम दिखना ताजा चाहिए। एक खराब ओनेस्टर और पूरा फोरम कानाफूसी करेगा कि आपने सीनेटर को झड़ दे दिया। और तकिए मत भूलिए, पिछली बार एक मोटे न्यायाधीश के नीचे एक सोफा टूट गया था और इसका राजनीतिक असर हुआ था। इस बार सारे सोफे इतने मजबूत होने चाहिए कि उस पर जो भी हो वह आराम से सह जाए। और आप जानते हैं कि उस पर क्या क्या होता है। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं है और आपकी लिनन की ट्यूनिक पसीने से भीग चुकी है। आप एक गहरी सांस लेते हैं और खुद को याद दिलाते हैं, आप पेशेवर हैं, आप पागलपन के उस्ताद हैं, आप अव्यवस्था के कोरियोग्राफर हैं। आज लंबा दिन है, लेकिन शराब बहाई जाएगी, तकिए फुलाए जाएंगे और मेहमान कभी जान भी नहीं पाएंगे कि आपने लगभग चीख ही दी थी। आप एक नया स्क्रॉल खोलते हैं, आज की ताजा मेहमान सूची। आप धीरे धीरे पढ़ते हैं, किसी संभावित तबाही के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हुए। यह कोई साधारण बैठने की योजना नहीं है। यह एक नाजुक सामाजिक बारूद से भरी थाली है जिसमें ऊपर से जैतून रखे हैं। लूसियस कार्लपुर्नियस पिसो आ रहा है, यह तय था। वह हर दावत में आता है और हमेशा बीच के सोफे पर लेटना चाहता है, खासकर किसी और की पत्नी के बगल में। दिक्कत यह है कि उसकी अपनी पत्नी ऑरेलिया भी आ रही है। उसे बुलाया नहीं गया था, लेकिन वह फिर भी आती है। आप एक नोट लिखते हैं, अलग अलग सोफे, अलग अलग शराब की सेवा, और जब दोनों कमरे में हों तब कोई वीणा न बजे। पिछली बार उसने एक मटका किसी सीनेटर के ऊपर फेंक दिया था। इसके बाद सीनेटर पेट्रोनियस आर्बिटर, बहुत मजाकिया और खतरनाक आदमी, ने आने की पुष्टि की है।
उसकी जुबान तलवार जैसी है, हमेशा शायरी में नहीं। आपको उसे जूनियस ब्लकुस से दूर बैठाना होगा, जिसकी कविताओं को पेट्रोनियस ने धीमी मौत जो तुकबंदी में लिखी हो कहा था। फिर आप देखते हैं डाइसियानिस और दो अज्ञात मेहमान, नाम नहीं दिए गए हैं। यह अपमानजनक है। हो सकता है वो खास ग्राहक हो सकता है योद्धा, या फिर टोगा पहने कोई जिराफ। आप लिखते हैं लचीली बैठने की व्यवस्था, पश्चिम कोना। अब बारी आती है मनोरंजन की। 4 बांसुरी बजाने वाली लड़कियां, 3 नर्तकियां और जुड़वा माइम कलाकार। यह पहले ही एक कलाकार ज्यादा है जितना लुकुलस को पसंद है। वह माइम को बर्बर मानता है, लेकिन उसकी प्रेमिका को वे बहुत पसंद है, और उसका मानना है कि प्रेमिका की खुशी उसके सामाजिक सम्मान के लिए जरूरी है। यह अतिथि सूची सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, यह एक जीवित नक्शा है प्राचीन रोम के तनावों का। राजनीति, ताकत, कामना, पारिवारिक झगड़े और पुरानी दुश्मनियां, सब एक साथ रेशमी सोफों पर लेटे हुए, एक ही प्याले से शराब पीते हुए। और सबसे बड़ा डर, कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे बुलाया ही नहीं गया। आप पहले से ही कानाफूसी सुन सकते हैं। यह जानबूझकर किया गया अपमान था। अब मैं उसे अपने स्नानगृह के गुलाम कभी उधार नहीं दूंगा। आप स्क्रॉल लपेटते हैं, नया स्क्रॉल निकालते हैं, तीर खींचते हैं, चेतावनियां लिखते हैं, नामों पर घेरे बनाते हैं। आप किसी दावत की योजना नहीं बना रहे, आप एक जिंदा राजनयिक युद्ध का नक्शा बना रहे हैं, जिसमें कामोत्तेजक भोजन और भुने हुए चूहे हैं। फिर भी आपने पहले भी यह किया है, फिर से करेंगे। बस यही उम्मीद है कि इस बार किसी को सोफे की जगह को लेकर कोई चाकू न मारे, जैसे पिछले वसंत में हुआ था। अब अगली चिंता, सामान का इंतजाम। रोम की दावत में सिर्फ शराब उड़ेलना और मशाल जलाना नहीं होता। ये एक ऐसा मेनू बनाना होता है जो देवताओं को भी शर्मिंदा कर दे। आपकी सूची पहले से ही 3 तख्तियों की लंबाई की हो चुकी है। शुरुआत करते हैं शराब से। कोई भी शराब नहीं चलेगी। यह फेर्नियन होनी चाहिए, जो इतनी महंगी हो कि प्रायोजक का सिर चकरा जाए। आप लिखते हैं 3 एम्फोरा फेर्नियन, 2 क्यूबन दिखावे के लिए, 1 सिरका की बोतल उन मेहमानों के लिए जो देर से आएंगे। अगला, बयाई से ताजे सीप, जिंदा होने चाहिए जब वे आएं, या कम से कम ऐसा लगे। आप मछली विक्रेता को नोट भेजते हैं। पिछली बार आधे सीप पहले से मरे हुए थे और एक मेहमान ने इसे अपशकुन कहा था। वो आज तक बीमार है। अब बारी है शहद में भुने हुए डॉर्म माइस की, रोम के ऐशो आराम की पहचान। खसखस में लिपटे, शहद में डूबे, मोटे होने चाहिए, पतले नहीं। आप 50 मंगवाते हैं, 35 आएंगे और आधे अब भी हिलते होंगे। इसके अलावा मोर का भुना मांस, जूड़िया से खजूर, कार्तेज से अंजीर और अंगूर की पत्तियों में लिपटा पनीर। आप एक नोट जोड़ते हैं, इस बार ब्रेड के पास गारम, मछली की चटनी न गिरे। पिछली बार अचार जैसे ब्रेड रोल ने बवाल मचा दिया था। मिठाई में मीठे मेवे, बादाम के केक और कोई बड़ा दृश्यात्मक सरप्राइज, शायद कोलोसियम के आकार का केक जिसमें जिंदा गाने वाले पक्षी हों। बेकिंग की चिंता बाद में करेंगे। फिर आती है इत्र की लागत, मौर, गुलाब का तेल, केसर जल और इतनी अगरबत्तियां कि एक वेस्टल पुजारिन भी चक्कर खा जाए। आप एक नोट लिखते हैं, शौचालय को हल्का सा सुगंधित करना न भूलें। आप सूची को घूरते हैं। ये किसी मेनू से ज्यादा सेना की मांग सूची जैसी लगती है, और इसकी लागत इतनी है कि ऑस्ट्रिया के बाहर एक अच्छा घर खरीदा जा सके। लेकिन यह रोम है, ऐश्वर्य ही पहचान है, लालच ही फैशन। और आपके संरक्षक की प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर है कि मेहमान इस भव्यता में इतने खो जाएं कि उन्हें याद न रहे कि संगीत बेसुरा है या कोई शेर की मूर्ति पर शराब गिरा चुका है। आप यह लंबी सूची अपने सबसे तेज धावक को सौंपते हैं और सख्त निर्देश देते हैं, कोई बदलाव नहीं, कोई माफी नहीं। और अगर इस बार उसने चीनी में लिपटे अंगूर भूल गए तो उसे फ्लेमिंगो के हवाले कर दिया जाएगा। अब समय है व्यापार और डिलीवरी के देवता मरकरी से प्रार्थना करने का। चलो एक बात साफ कर लें, वोमिटोरियम वो नहीं है जो लोग सोचते हैं। नहीं, रोमनों ने कोई ऐसे कमरे नहीं बनाए थे
जहां लोग बीच में उल्टी करके फिर से खाने बैठ जाएं। ये तो बात की कल्पना है, शायद किसी ऐसे इंसान ने बनाई जिसने रोमनों को खाते देखा और कोई और स्पष्टीकरण नहीं सूझा। असलियत में वॉमिटोरियम उन गलियारों को कहते थे जिनसे लोग एम्फीथिएटर से बाहर निकलते थे, जैसे भीड़ किसी जगह से बाहर निकलती है। लेकिन इस कल्पना ने लोगों के दिमाग में जड़ें जमा लीं कि वहां संगमरमर के फर्श, इत्र की खुशबू और पंखे लिए गुलाम होते थे जो नोबल्स की उल्टी के बाद उन्हें पोंछते थे। हालांकि रोमनों के खानपान में अतिरेक जरूर था, और अगर कोई मेहमान चुपचाप बाहर जाकर ताजा होने चला गया तो कोई सवाल नहीं पूछता था। इसलिए एक आयोजक के रूप में आपका काम है कि पूरा आयोजन स्थल, एट्रियम से लेकर डाइनिंग हॉल और गुप्त बागीचे के कोनों तक, इस अतिरेक को शानदार ढंग से संभालने के लिए तैयार हो। आप निरीक्षण शुरू करते हैं। दावत हॉल का फर्श चमकना चाहिए, खासकर वो जगह जहां देवता बाकस तेंदुए पर सवार हैं, वहां तो खास चमक होनी चाहिए। आप खुद उस जगह से पिछले आयोजन से फंसी अंगूर की डंडी निकालते हैं। शौचालय साफ, इत्र से महकते और ताजे स्पंज स्टिक के साथ तैयार। नींबू सिरका रखा गया है। एक मोमबत्ती दरवाजे पर जल रही है, रोशनी के लिए नहीं, गरिमा के लिए। बाहर के फव्वारों की जांच करते हैं। मेहमान अक्सर 5वीं शराब के बाद झुकते झुकते गिर पड़ते हैं। पिछली बार एक सेनापति की पत्नी मछली तालाब में गिर गई थी। तब से आपने कौए मछलियां हटा दी हैं, पत्नी को नहीं। आप इत्र वाले कमरे से गुजरते हैं, जहां तेल और सुगंधित लेप दवाइयों की दुकान की तरह करीने से सजाए गए हैं। गुलाब, दालचीनी, गंधरस। आप एक खुशबू हाथ पर लगाते हैं। आपकी कलाई से अब वीनस को लिखा गया प्रेम पत्र जैसी खुशबू आ रही है। परफेक्ट। अब आप वोमिटोरियम की जांच करते हैं, असली वाला नहीं, बल्कि वो कमरा जिसे लोग मजाक में वोमिटोरियम कहते हैं। असल में यह एक शांत गलियारा है। एक पर्दा, एक आरामदायक कुर्सी, एक कांसे की थाली और एक गुलाम जो हाथ में पंखा लिए खड़ा है। इसका असली नाम है विराम कक्ष, लेकिन सब जानते हैं कि इसका असली इस्तेमाल क्या है। और यह कमरा भी चमकदार, खुशबूदार और शानदार होना चाहिए, क्योंकि आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मेहमान अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए। अगर किसी को वाकई उल्टी करनी है तो वो भी संगमरमर की दीवारों और सुंदर चित्रों के बीच हो। यह है आपका वादा। अब मध्याह्न हो चला है और यह समय है आपके सबसे नाजुक काम का। न तो शराब चुनना, न ही रईसों की कुर्सियां तय करना, बल्कि स्टाफ को संबोधित करना। रोमन दावत इतनी भव्य होती है कि उसे चलाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत होती है। इनमें से कोई भी आज सुबह इस उम्मीद में नहीं उठा कि वह फिर एक अमीर की अय्याशी में शामिल होगा। आप एट्रियम में पूरी टीम को इकट्ठा करते हैं। 23 लोग, कुछ गुलाम हैं, कुछ घर में पैदा हुए, कुछ खरीदे गए ताकि थाल उठाएं, शराब परोसें या बस सुंदर दिखें और चुप रहें। कुछ भुगतान पर रखे कलाकार हैं, सभी तनाव में डूबे हुए। सबसे पहले हैं प्याले उठाने वाले, यानी शराब परोसने वाले। आप उन्हें उनकी जगह बताते हैं। मुख्य दावत कक्ष, किनारे के लाउंज, पश्चिमी बगीचा। आप सख्त लहजे में याद दिलाते हैं, कच्ची शराब में पानी मिलाना है, जब तक मेहमान कुछ और न कहें। कुछ मेहमान सोचते हैं कि वो पूरी ताकत वाली शराब संभाल सकते हैं। वो नहीं संभाल सकते। फिर आते हैं पंखा चलाने वाले। इनका काम बहुत नाजुक है। अगर हवा तेज चली तो मोमबत्ती बुझ सकती है या किसी की पोशाक उड़ सकती है। अगर हवा धीमी हो गई तो मेहमान पसीने में भीग सकता है। दोनों ही अस्वीकार्य हैं। अब आते हैं फल परोसने वाले। हां, ऐसा भी एक काम है। उन्हें कहा गया है कि फल की थालियां बार बार बदलें, अंगूर छीलें, लेकिन तभी जब कहा जाए। अगर कोई फल किशमिश जैसा दिखने लगे तो उसे तुरंत हटा दें। फिर आते हैं संगीतकार, जो पहले से ही रफ्तार को लेकर झगड़ रहे हैं। आप बांसुरी वाली लड़की और वीणा वाले को अलग करते हैं। पिछली बार उनका झगड़ा इतना अजीब हो गया था कि मेहमानों ने खाना रोककर उन्हें विवाह सलाह दे डाली थी। नर्तक, तेल से चमकते
और आंखों में काजल लगाए एक स्तंभ से टेके हुए खड़े हैं, जैसे कुछ सुन नहीं रहे। आप उन्हें स्पष्ट निर्देश देते हैं, कोई भी नाच अपने आप से न करें। कड़ाई से कहते हैं, हम पिछली बार की बकूस आग दुर्घटना दोहराना नहीं चाहते। आप सबसे छोटे गुलाम की ओर देखते हैं, महज 10 साल का लड़का जिसका काम है छूटे हुए सैंडल इकट्ठा करना। आप सिर हिलाते हैं, वो भी सिर हिलाता है। एक मौन समझौता हो गया। वो आपको निराश नहीं करेगा। आखिर में आप अपनी हमेशा वाली छोटी सी भाषण देते हैं। आज रात आप अदृश्य हैं जब तक आपको न बुलाया जाए। आप चुप हैं जब तक आपसे बात न की जाए। आप शांति, लय और सौंदर्य की मूर्ति हैं। और अगर नहीं हुए तो मैं तुम्हें सैटरनेलिया तक शौचालय की सफाई में लगा दूंगा। एक पल की चुप्पी, फिर सबका सिर झुकता है। तैयारी पूरी है। हर बार ऐसा ही होता है। निमंत्रण भेजे जाते हैं, शराब आ जाती है, रेशमी गद्दे सज जाते हैं, और जब तुम थोड़ा नियंत्रण महसूस करने लगते हो, कोई सांस फूलते हुए एट्रियम में दौड़ता हुआ आता है, उसी परिचित चेहरे के साथ। संगीतकार नहीं आए हैं, बिल्कुल जैसे कि हमेशा होता है। तुम अपने दांत भींच लेते हो। तुमने बहुत स्पष्ट रूप से एक बांसुरी वादक, 2 सितारा वादक और एक बैकअप लाउड डुओ बुक किया था, ठीक इसी स्थिति के लिए। और फिर भी यहां तुम खड़े हो, एक पार्टी के दरवाजे पर, जहां चुप्पी को नागरिक अपराध माना जाता है। तुम अपने सबसे भरोसेमंद संदेशवाहक को सबुरा जिले की ओर भेजते हो। रोम का शोरगुल और उलझनों से भरा बाजार। उन्हें ढूंढो। तुम आदेश देते हो, जिंदा, होश में और कपड़े पहने हुए। तुम पूछते तक नहीं कि वे देर से क्यों हैं। तुम पहले से जानते हो, या तो वे अब तक सो रहे हैं, पीकर गिरे हुए हैं, या फिर कल रात के सैटरनेलिया अभ्यास के दौरान किसी प्रेम प्रसंग में फंस गए हैं जो अब तक खत्म नहीं हुआ। अब जब तुमने कलाकारों का संकट सुलझा लिया है, या उम्मीद है कि कर लिया है, तो तुम्हारा ध्यान उस मेहमान पर जाता है जो आखिरी समय में आने वाला है। एक गुलाम आता है, उसके हाथ में एक और स्क्रॉल है। तुम खोलते हो, यह एक नया नाम है, कोई काफी ऊंचे दर्जे का व्यक्ति, पर पूरी तरह अस्पष्ट। बस इतना लिखा है, प्रतिनिधि, सम्राट की ओर से। तुम गहराई से सांस लेते हो। सम्राट की ओर से भेजा गया प्रतिनिधि। यह सब कुछ बदल देता है। अब केवल शानदार भोज, मधुर संगीत और उत्तम शराब काफी नहीं होगी। अब तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी मेहमान का मजाक, टिप्पणी या हरकत सम्राट के खिलाफ न जाए, भले ही वह प्रतिनिधि वास्तव में केवल एक दूर का रिश्तेदार ही क्यों न हो। तुम अपने कर्मचारियों के प्रमुखों को बुलाते हो और एक अंतिम ब्रीफिंग देते हो। सभी को सजग रहना है, हर हरकत पर नजर रखनी है। शराब धीमे परोसी जाए, कोई विवाद न हो, कोई बहस न हो, और सबसे महत्वपूर्ण, कोई हथियार अंदर न आने पाए। पिछले वसंत की तरह नहीं, जब एक कुर्सी की जगह पर झगड़ा होते होते हत्या हो गई थी। शाम ढलती है, दियों को जलाया जाता है, संगीत आखिरकार शुरू होता है। गुलाब की पंखुड़ियां फर्श पर फैलाई जाती हैं, शराब छलकती है, हंसी गूंजती है, और मेहमान धीरे धीरे अपना स्थान लेते हैं। तुम एक कोने से यह सब देखते हो। तुम्हारे बाल अस्त व्यस्त हैं, तुम्हारा मन थका हुआ है, पर तुम्हारी नजरें हर चीज पर बनी हुई हैं। यह कोई साधारण पार्टी नहीं है, यह एक प्राचीन राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत संतुलन की परीक्षा है, जहां हर हंसी, हर गीत और हर कप शराब के नीचे एक संघर्ष छिपा है। और तुम इसके निर्देशक हो। कल सुबह कोई तुम्हारा नाम याद नहीं रखेगा, पर आज रात तुम रोम की सबसे सफल, सबसे जटिल, सबसे विलासी पार्टी को बिना किसी तबाही के संचालित कर रहे हो। तुम एक सांस लेते हो, शांति से कम तब तक के लिए, जब तक कोई किसी के अंगूर वाले कटोरे में गिर न जाए।